हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर और कुछ 50 एमसीक्यू। दोस्तों ये जो 50 एमसीक्यू है आज के, ये अपने पास होने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 11 यानी कि सोसाइटल इम्पैक्ट को लेकर के। ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस होने वाले हैं। इनमें से दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आप जरूर अपने होने वाले बोर्ड के एग्जाम्स में देखने वाले। तो दोस्तों यहां पर हम लोग जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं एक एक करके, वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको स्किप करके नहीं देखिएगा क्योंकि बीच में बहुत सारी बातें ऐसी भी है जो आपके इन क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है बिल्कुल ब्लैंक। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नेक्स्ट आप किस चैप्टर के दोस्तों वीडियोस देखना चाहते हैं एमसीक्यू, ये भी आप लिख करके जरूर बताएं। इसी टाइप से दोस्तों अगर आपको और कुछ डाउट है या आप कुछ और भी कहना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। यही आपका आज का पहला क्वेश्चन है। खैर ये मैंने रखा है दोस्तों जानबूझ के मजाक के टॉप में, ठीक है। एक तो इस तरीके से कि आपको ये बिल्कुल मैं क्लियर बता दूं भाई, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो दोस्तों आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि कौन से चैप्टर के लिए मैं आपके लिए पहले और क्वेश्चंस लेकर के आऊं। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहां बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो अपने पास सोसाइटल इंपैक्ट को लेकर के है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं। आंसर आपको यहां नीचे सब दिख जाएंगे, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब होता है कि जब आप इंटरनेट को यूज करते हुए कोई भी एक्टिविटी करते हैं, मतलब इंटरनेट की दुनिया में आपका जो कदम है, इंटरनेट को यूज करते हुए आप जो काम करते हैं वो आपके परमानेंट स्टोर होते हैं। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप दोस्तों कोई भी टाइप की वेबसाइट या ऐप आप चला रहे हैं तो आपकी हर एक एक्टिविटी कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रही है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो डिजिटल फुटप्रिंट है आपके पास, ये फिर से दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव का मतलब वो होता है जो आप जानबूझ के लिखते हैं। जैसे मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे अपना एक पोस्ट डाल रहा हूं, मुझे पता है मैंने क्या डाला है, वो एक्टिव है। लेकिन दोस्तों जो बैकग्राउंड की बात करता हूं, जैसे मेरा आईपी एड्रेस कोई ट्रेस कर रहा है, मेरी जो लोकेशन है अगर वो कोई ट्रेस कर रहा है, तो वो सब कहीं ना कहीं आपके पास पैसिव फुटप्रिंट में जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में डिजिटल फुटप्रिंट यानी कि जो आपके निशान है, कदमों के निशान, डिजिटल फुटप्रिंट जो है उसको हम लोग दोस्तों यहां पर डिजिटल टैटूज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिव, जो आपके पास एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है उनका आप एक एग्जाम्पल बताएं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि फेसबुक पे अगर मैं कोई पोस्ट कर रहा हूं तो मुझे पता है मैं एक्टिव माइंड से वो मैसेज भेज रहा हूं, एक्टिवली डेटा भेज रहा हूं। तो यहां पर इसका जो आंसर है आपके पास वो है पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करते हैं वो आपका एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट होता है। अगर हम बात करें ट्रैकिंग योर आईपी एड्रेस, जो भी वेबसाइट से आप कर रहे हैं, तो दोस्तों ये एक्टिव नहीं, क्या है, पैसिव है। इसी टाइप से आप यूट्यूब पे कुछ काम मतलब वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, ऑनलाइन कोई आर्टिकल्स अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ये सब आपके पास में जो है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट का पार्ट नहीं है। इसी टाइप से पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है वो क्या है, आर क्रिएटेड बाय, ठीक है। तो सेंडिंग ईमेल, अगर आप ईमेल भेज रहे हो तो आपको पता है, इसका मतलब ये तो एक्टिव हो गया। पोस्टिंग अ कमेंट, इसका मतलब ये है कि आप जो कमेंट कर रहे हैं आपको ये भी पता है। विजिटिंग अ वेबसाइट, उस वेबसाइट्स के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। और एक है आपके पास अपलोडिंग अ फोटो, फोटो अपलोड करें तो आपको पता है। तो दोस्तों यहां पर आंसर आपके पास आ जाएगा विजिटिंग अ वेबसाइट, यानी कि आपके पास में एक एक्टिव आपके पास डिजिटल फुटप्रिंट है और एक आपके पास पैसिव है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द की एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग डिजिटल फुटप्रिंट। तो दोस्तों डिजिटल फुटप्रिंट को मैनेज आप लोग जो है वो कैसे करेंगे, कौन सा वाला अगर अपन देखें डिजिटल फुटप्रिंट में भी, तो वो अपने पास है एक्टिव।
ठीक है, पैसिव जो है उस पे तो अपना कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक्टिव पे अपना कंट्रोल है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होता है कि जो कुछ भी आप पोस्ट कर रहे हैं, उसको पोस्ट करने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझ के अपना मैसेज लिखें। आप ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मैसेज लिख दिया, आपने जो है फेसबुक पे या कहीं पर आपने कोई पोस्ट डाल दिया और दोस्तों उस पोस्ट को डालने के बाद वो कहीं बवाल मच जाए। तो जो भी आप मैसेज डालते हैं, ठीक है, आप जो कोई भी पोस्ट कर रहे हैं, उस पोस्ट को आप थोड़ा-सा ध्यान देते हुए करें, ठीक है? ताकि आपके पास यहाँ कहीं कोई इश्यू नहीं हो, आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएँगे, बिल्कुल क्लीन रख पाएँगे। उसके बाद आता है दोस्तों आपके पास कि जो इंटरनेट को यूज करते हुए जो आपके एथिक्स होते हैं, यानी कि जो कि आप कह सकते हैं कि नेटिकेट्स है आपके पास, तो नेटिकेट्स आपके पास जो है वो आखिर क्या है? नेटिकेट्स का मतलब यहां पर हो गया कि इंटरनेट को यूज करते हुए आपके मैनर्स कैसे हैं, आपके ऑनलाइन मैनर्स को हम लोग यहां पर नेटिकेट्स कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, विच बिहेवियर वायलेट्स नेटिकेट्स। तो जो आपके नेटिकेट्स हैं उनको दोस्तों यहां पर जो है वो, यानी कि अगर अपन देखें यूजिंग रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज, ये नेटिकेट्स का पार्ट है। अगर अपन यहां पर देखें स्टिकिंग टू द टॉपिक, टॉपिक से जुड़े रहना, ये भी नेटिकेट्स का ही पार्ट है। और राइटिंग कॉन्शियसली, तो आप जो भी लिख रहे हैं वो भी आपके पास बिल्कुल क्लियर आप लिख रहे हैं, कंसाइसली लिख रहे हैं, तो ये भी नेटिकेट्स है। तो कौन नेटिकेट्स नहीं है दोस्तों आपके पास? वो आएगा स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, ईमेल किसी को भेजना, अनवांटेड ईमेल भेजना, ठीक है, तो ये आपके पास नेटिकेट है, ये भी नेटिकेट्स है, ये भी नेटिकेट्स का पार्ट है, लेकिन ये नेटिकेट्स का पार्ट नहीं हो पाएगा। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट शुड यू अवॉइड व्हेन राइटिंग एन ईमेल। ईमेल जब आप किसी को भेजते हैं तो दोस्तों कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आप ईमेल भेज रहे हैं तो आप वहां पर प्रॉपर ग्रामर को यूज करें, ठीक है, वर्ड्स जो आप ले रहे हैं वो बहुत अच्छे से यूज करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स आपके पास नहीं हो, ठीक है। इसी टाइप से अगर अपन देखें तो यहां पर आपके पास आ रहा है राइटिंग इन कैपिटल्स, आपको कैपिटल में दोस्तों नहीं लिखना है, ये सबसे बड़ी बात होती है जब आप ईमेल भेज रहे होते हैं। तो ईमेल जब आप करते हैं तो आप कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं करें, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉमन नेटिकेट्स रूल इन डिस्कसिंग फोरम। अगर आप किसी फोरम में आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो दोस्तों एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के बेसिस पर ही हम लोग सभी लोग जितने भी मेंबर्स होते हैं उस फोरम में, वो सब उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा डिस्कशन चल रहा होता है तो हम अपने मेन टॉपिक को छोड़ के दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार न्यूज चैनल्स पर भी, ठीक है, एक टॉपिक कुछ और चल रहा है और लोग उस टॉपिक पे बात करते हुए इतने उलझ जाते हैं और मेन टॉपिक जो था वो हो जाता है साइड में और वो किसी और टॉपिक पे बात करना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो डिस्कशन फॉर्म में बात करते हुए, ठीक है, डिस्कशन करते हुए नेटिकेट रूल्स जो हैं वो क्या है, ऑलवेज डिसएग्री, ये तो नहीं हो सकता। इसी टाइप से एस्पेक्ट्स अदर टू डू योर वर्क, आपका वर्क कोई और नहीं करेगा। स्टिक टू द टॉपिक, हाँ, हमें टॉपिक से जुड़े रहना है, इसी तरीके से हमको आगे कम्युनिकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेंटेनिंग ईमेल एटिकेट्स। ईमेल एटिकेट्स को मेंटेन करने का पहला कदम आपके पास क्या है? तो यहां पर ये इसका आंसर होगा दोस्तों, बीइंग कंसाइज एंड टू द पॉइंट। जब आप ईमेल किसी को भेज रहे हैं तो टू द पॉइंट होना चाहिए। क्या आप स्पेलिंग को इग्नोर कर सकते हैं? क्या आपको ईमेल बहुत बड़ी लिखनी चाहिए? ईमेल का जो मैसेज है वो बिल्कुल नहीं, मैसेज आपका छोटा हो, सब्जेक्ट आपका क्लियर हो, टू सीसी बीसीसी ये आपको बिल्कुल क्लियर हो और साथ साथ में आप अपनी फाइल को अटैच करके भेज सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अवॉइडिंग पंक्चुएशन ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास क्या है, ईमेल एटिकेट्स का एक फर्स्ट स्टेप ये है कि आप टू द पॉइंट रहें, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप किसी को ईमेल भेजें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, प्लेगरिज्म क्या होता है। प्लेगरिज्म का मतलब आपके पास क्या हो गया कि आपने कोई इंफॉर्मेशन ली नेट से, ठीक है, या किसी बुक से आपने इंफॉर्मेशन ली, कोई डेटा आपने लिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये सोर्स क्या है, किस जगह से आपने इंफॉर्मेशन ली है। यानी कि है तो इंफॉर्मेशन किसी और की क्रिएटिविटी थी, किसी और का वर्क था, लेकिन आपको ये बिना आपने किसी को बताया कि ये डेटा मैंने यहां से लिया है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है जैसे कि वो डेटा आपका खुद का था।
तो यहाँ इस केस में ये प्लेगरिज्म कहलाता है। स्टीलिंग समवन्स वर्क विदाउट क्रेडिट, बिना क्रेडिट के अगर आप कहीं से कोई डेटा चुरा रहे हैं तो वो दोस्तों प्लेगरिज्म की इसकी कह सकते हैं पार्ट में आएगा। प्लेगरिज्म का मतलब क्या हो गया, बिना किसी को क्रेडिट दिए उनकी इंफॉर्मेशन को, उनके डेटा को चुराना, उनकी मेहनत को, उनके काम को चुराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, विच राइट प्रोटेक्ट्स इंटेलेक्चुअल वर्क। तो दोस्तों जो आपका इंटेलेक्चुअल वर्क है, ठीक है, यानी कि आपने अपने दिमाग से कहीं कुछ काम किया, हो सकता है आपने कोई ड्राइंग बनाई हो, कुछ नोट्स बनाए हो, या फिर दोस्तों कोई म्यूजिक बनाया, कुछ लिरिक्स आपने लिखे हो, कोई स्टोरी आपने लिखी हो, ठीक है, आपने कोई प्रोग्रामिंग के लिए कोडिंग करी हो, जो आपने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग को यूज करते हुए, अपने इंटेलिजेंस को यूज करते हुए काम किया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है दोस्तों, तो हम अपने डेटा को कॉपीराइट कर सकते हैं। प्लेगरिज्म का मतलब क्या हो गया, डेटा चुराना। तो यहां दोस्तों इंटेलेक्चुअल वर्क को तो चुराना नहीं है आपको, हैकिंग का मीनिंग अलग हो जाता है, ट्रेडमार्क का मीनिंग अलग हो जाता है। तो यहां पर अगर आप चाहते हैं कि हम हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करें, तो उसके लिए हम अपने डेटा को कॉपीराइट करा सकते हैं। जैसे कुछ लोग जो होते हैं मूवीज की स्टोरी को कॉपीराइट कराते हैं कि ये स्टोरी कोई यूज नहीं कर सके। कोई वीडियो आपने देखा होगा, जैसे यूट्यूब पे एक वीडियो है, इसी को अगर हम लोग वापस रीयूज कर लें, रीयूज, तो उस केस में जो है वो कॉपीराइट आ जाता है। मतलब ओरिजिनल डेटा किसी और का था, हमने सीधा सीधा उसको चुराया और यूज कर लिया, तो वो कॉपीराइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। व्हाट इज अ ट्रेडमार्क यूज्ड फॉर। ट्रेडमार्क जो है आपने देखा होगा कि कई बार ऊपर छोटा सा एक टीएम लिखा होता है कुछ प्रोडक्ट्स पे। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है आइडेंटिफाइंग अ यूनिक प्रोडक्ट और ब्रांड। आपने देखा होगा जैसे कि बहुत सारे आपके पास मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, ऐसे बहुत सारे आपके पास बड़े बड़े ब्रांड्स आपके पास होते हैं, तो वो अपना नाम, अपने लोगों का कलर या ऐसी और फॉन्ट साइज, वो सब पहले से दोस्तों यहां पर कह सकते हैं ट्रेडमार्क के थ्रू वो रजिस्टर्ड करवा चुके होते हैं, ताकि उसको कोई और यूज नहीं कर सके। ठीक है, तो आइडेंटिफाई अ यूनिक प्रोडक्ट और ब्रांड। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज नॉट एन एथिकल इशू। जो एथिकल इशू नहीं है इन इंफॉर्मेशन यूजेज। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, ठीक है, ट्रेडमार्क लेफ्ट है आपके पास में, थेफ्ट है सॉरी, उसके बाद डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये सब हमारे पास में, तीनों हमारे पास एथिकल इश्यूज हैं। तो एथिकल इश्यूज में हमने ये देखा था कि कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट जो है, या फिर आपके पास यहाँ पर ट्रेडमार्क जो है लेफ्ट सॉरी थेफ्ट, और उसके बाद आपके पास है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब उसके पार्ट है। तो यहाँ पर ये स्पैमिंग जो है वो एथिकल इश्यूज का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपसे कहा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जो हमने अपने दिमाग को यूज करते हुए बनाया है कंटेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो इंफॉर्मेशन क्रिएटेड विद एफर्ट्स एंड टाइम, जिसमें मैंने अपना एफर्ट्स दिया, अपना टाइम दिया, अपने दिमाग को यूज करते हुए मैंने कोई डिजाइन बनाई, कोई लोगो बनाया है, या और भी कोई इंफॉर्मेशन है, तो वो सब आपके पास जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है आपकी। उसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों, ओएसएस की फुल फॉर्म आपके पास क्या होती है। तो ओएसएस का मतलब होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड भी आपको फ्री में मिलता है या आपको दिया जाता है। फ्री होना जरूरी नहीं है, कई बार दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री मिलते हैं और कई बार आपको उसके लिए पे भी करना पड़ सकता है। लेकिन हां, अगर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो उसका जो सोर्स कोड है वो भी आपको मिलेगा, मतलब उसकी जो कोडिंग हुई है वो वाला कोडिंग वाला पार्ट भी आपको मिलेगा, आप उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है दोस्तों, व्हाट इज द की फीचर ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का की फीचर आपके पास क्या है, तो यही है सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल। सोर्स कोड जो है वो आपको फ्रीली अवेलेबल होगा, आप बिल्कुल फ्री हैं उसमें मॉडिफाई करने के लिए या और भी कोई चेंजेस करने के लिए। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, What does GNU stands for? GNU का मतलब होता है दोस्तों GNU's not Unix। बेसिकली ये आपके पास एक ऐसा स्टैंडर्ड कह सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर जो है फ्री में सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहां पर हमारे पास GNU जो है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि जो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है वो किसने बनाया है। तो दोस्तों उनका नाम है अपने पास रिचर्ड स्टॉलमैन। ठीक है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन बनाया जाना चाहिए। लोगों ने जो है वो एक हार्डवेयर खरीदा है, 25-50 हजार रुपए खर्च करके कंप्यूटर खरीदा है, तो सॉफ्टवेयर को यूज करने का उनको परमिशन उनको होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पर जो है ऐसे बहुत सारे नाम आप देखते हैं जो कहीं ना कहीं फ्री सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो है विच लाइसेंस एंश्योर यूजर कैन मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर। तो इनमें से अगर हम देखें तो हमारे पास नाम आएगा दोस्तों GNU GPL। ये हमको फ्री में, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये हमको परमिशन देता है विच लाइसेंस एंश्योर यूजर कैन मॉडिफाई, जो हमको परमिशन देता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं और मॉडिफाई करने के बाद दोस्तों अपने सॉफ्टवेयर का जो नया वर्जन बना है वो हम आगे किसी को भी दे सकते हैं या बेच भी सकते हैं। तो GNU GPL आपके पास यहां नाम आता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का मतलब क्या होगा दोस्तों, इंटरनेट को यूज करते हुए जब आप किसी भी टाइप की इलीगल एक्टिविटी करें तो वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आएगी। तो यहां हम कह सकते हैं अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट को यूज करते हुए कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी अगर किसी ने करी है तो वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आएगी। बाकी के ऑप्शंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिस्कस किया जाना चाहिए, जैसे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम कोई क्राइम नहीं है, सिक्योर फाइल शेयरिंग क्राइम नहीं है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करना भी क्राइम नहीं है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ साइबर क्राइम। क्या साइबर क्राइम नहीं है? तो दोस्तों फिशिंग यानी कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना, ठीक है, और उसका मिसयूज करना वो साइबर क्राइम है। हैकिंग, हैकिंग का मतलब होता है अनऑथोराइज्ड पर्सन अगर किसी कंप्यूटर को एक्सेस करता है और उसको मिसयूज करता है वो भी एक साइबर क्राइम है। दोस्तों साइबर बुलिंग, किसी को बुल करना या उसकी बुलिंग करना, ये भी आपके पास एक क्राइम है। तो प्लेगरिज्म जो है वो एक साइबर क्राइम की एक्टिविटी में नहीं आता है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या है दोस्तों, किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना, ठीक है, वाया फेक ईमेल भी हो सकती है और दूसरे भी तरीके हो सकते हैं किसी की भी इंफॉर्मेशन को चुराना। ठीक है, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना है दोस्तों, वो आपके पास कहलाएगा फिशिंग। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग का मतलब क्या हो गया, एक होता है एथिकल यानी कि लीगल हैकिंग है और एक होता है अनएथिकल हैकिंग जो इलीगल है। तो एथिकल हैकिंग हम लोग कब करते हैं दोस्तों, यानी कि जब हम लोग हमारे कंपनी के जो या कोई भी अगर कंपनी है तो उनके जो सॉफ्टवेयर है, उनके जो नेटवर्क है, उनका जो कंप्यूटर है वो कोई दूसरा बंदा चुरा न ले या किसी तरीके से कोई हैकर हैकिंग नहीं कर सके, तो उसकी जो टेस्टिंग है उसके लिए, मतलब मैं ये देखना चाहता हूं मेरे नेटवर्क की सिक्योरिटी कैसी है, तो उसके लिए दोस्तों यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हैकिंग होती है तो उसको हम लोग कहते हैं एथिकल हैकिंग। बेसिकली कोर्स भी होता है एथिकल हैकिंग का, यानी कि लीगल है आपके पास, आप सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हैकिंग कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए हैकिंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे जो लोग होते हैं, यानी कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की सिक्योरिटी को ब्रेक करके वहां से इंफॉर्मेशन चुराते हैं, वो अनएथिकल वर्क है, इसलिए हम लोग उसको अनएथिकल हैकिंग कहते हैं। ठीक है, एक आपके पास कह सकते हैं व्हाइट हैट हैकिंग भी होती है जो हमारे पास एथिकल होती है, एक हमारे पास ब्लैक हैट हैकिंग भी होती है जो कि बिल्कुल अनएथिकल है। और वो बंदे जो एथिकल हैकिंग को यूज करते हुए, मतलब ऐसा है कि थोड़ा काम तो इलीगल किया, अनएथिकल काम किया है, लेकिन वहां दूसरों के नेटवर्क को एक्सेस करने के बाद वहां कहीं कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो ऐसे हैकर्स को हम लोग दोस्तों यहाँ पर ग्रे हैट हैकर्स भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों आंसर क्या हो रहा है कि हम अपने नेटवर्क की जो सिक्योरिटी अगर वो असुरक्षित है, ठीक है, डेंजरस सिचुएशन में है सिक्योरिटी, तो उसकी हम टेस्टिंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपके पास हु आर ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट का मतलब क्या हो गया? वो पर्सन जो पक्का इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, जो किसी के कंप्यूटर को या हमारे कंप्यूटर को हार्म पहुंचाएगा। तो हैकर्स हु हार्म सिस्टम मैलिशियसली, ठीक है, तो मैलिशियस तरीके से हार्म हमारे कंप्यूटर को पहुंचा सकता है, वो हमारे पास ब्लैक हैट हैकर होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास अनएथिकल जो हैकर्स होते हैं, एक एथिकल हैकिंग होता है, अनएथिकल हैकिंग होता है। तो अनएथिकल हैकर है जिसको हम लोग ब्लैक हैट हैकर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाट डज ई वेस्ट इंक्लूड्स? ई वेस्ट क्या इंक्लूड करता है यहां पर? तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं ई वेस्ट का मतलब होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जब वो खराब हो जाते हैं तो उनका जो डिस्कार्ड है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं, बेसिकली अगर मैं कहूं तो मेरे पास मेरा फोन लैपटॉप अब अगर खराब हो गया है तो वो क्या है? वेस्ट है। तो उस टाइम पर हम उसको ई वेस्ट बोल देंगे। तो उसको हम लोग कह सकते हैं डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। बेसिकली हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो अब खराब हो चुके हैं, डिस्कार्डेड है। और दोस्तों इसको प्रॉपर तरीके से इसका जो है वो कह सकते हैं कि इसको आपको जो भी आपके पास ई वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से आपको उसका निपटारा करना चाहिए। ठीक है, खैर नेक्स्ट आपके पास है इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। अगर आपने जो ई वेस्ट है उसको इम्प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया है तो उससे क्या होगा? उससे दोस्तों आपकी जो सॉइल है, जहां आपने उसको फेंका है मिट्टी में कहीं पर भी, वो मिट्टी खराब हो सकती है। आपका जो एयर है वहां की वो खराब हो सकती है। वहां का जो पानी है अगर आपने जहां फेंका है वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर ये बनता है 27 का। 28 है दोस्तों आपके पास में कि विच टॉक्सिक केमिकल जो आपके पास है फाउंडेड इन ई वेस्ट। इनमें से अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर आएगा दोस्तों लेड जो है, ये जो है वो एक केमिकल हो सकता है हमारे ई वेस्ट में। बाकी सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये आपके पास कोई केमिकल्स नहीं है। ठीक है, ई वेस्ट के। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट प्रमोट्स ई वेस्ट रिडक्शन? ई वेस्ट रिडक्शन को क्या इनमें से है जो प्रमोट करता है? तो दोस्तों हम लोग यहां पर देखेंगे वो ये है कि आंसर बनेगा इसका सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्यों बन रहा है दोस्तों? क्योंकि आप यहां पर देखें कि जो आपके पास ई वेस्ट जो रिडक्शन करना है, तो मेरे पास कुछ डिवाइसेस है, मैंने वो किसी और को दे दिया, इस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से अगर हम लोग यहाँ कहें तो बैनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक है उनको बैन करना ये सॉल्यूशन नहीं है। इग्नोरिंग रिसाइकलिंग बिल्कुल नहीं है। इंक्रीज डिवाइसेस रिप्लेसमेंट वो भी आपके पास नहीं है। तो सर्कुलर इकोनॉमी इसका आंसर बनेगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास वो है जो आपके पास ईआरपी होता है ई वेस्ट मैनेजमेंट में, इसका क्या आखिर आपके पास मतलब होता है? तो दोस्तों ईआरपी का मतलब होता है आपके पास एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो ये इसकी एक फुल फॉर्म होती है, याद जरूर आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज डिजिटल आई स्ट्रेन? डिजिटल आई स्ट्रेन कब होगा दोस्तों? जब आप स्क्रीन ज्यादा देखेंगे, और स्क्रीन ज्यादा देख रहे हैं तो ब्लू लाइट आपके पास स्क्रीन से आएगी, वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाएगी। तो आई स्ट्रेन कब होगा? जब ब्लू लाइट्स आपकी स्क्रीन से निकलती है और आपकी आंखों तक पहुंचती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके पास में व्हाट इज द फिजिकल इंपैक्ट ऑफ एक्सेसिव टेक्नोलॉजी यूजेज? जब आप किसी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज करते हो तो आपके पास फिजिकल इंपैक्ट क्या होगा? तो दोस्तों इंप्रूव पोस्चर, पोस्चर इंप्रूव होने के चांस ही नहीं, क्योंकि जब आप फोन चला रहे हैं, जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, 2-2 4-4 घंटे तक एक ही पोजीशन में बैठे हैं, तो दोस्तों पोस्चर कैसे इंप्रूव होगा? आंसर है वैसे इसका यहाँ पर नेक स्ट्रेन है, आपकी गर्दन वगैरह दर्द जरूर होगी। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं रिड्यूस स्क्रीन टाइम, तो ये फिजिकल इंपैक्ट नहीं है। और इसी तरीके से कह सकते हैं एनहांस्ड स्लीप, बहुत ज्यादा आप सोएंगे, इससे भी इसका भी कोई फिजिकल इंपैक्ट नहीं होगा टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज करने से। तो क्या होगा दोस्तों? आपके नेक में स्ट्रेन होगा, गर्दन में दर्द होगा आपका, इन ऑप्शंस में से।
उसके बाद है दोस्तों आपके पास जो ब्लू लाइट होती है हमारी स्क्रीन से निकलती है, ये हमारे कौन से हार्मोन को जो है वो अफेक्ट करती है। तो दोस्तों आंखों में जब हम लोग सो रहे होते हैं तो सोने के लिए दोस्तों हमारी आंखों को चाहिए दोस्तों यहाँ पर मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन जो है वो यहाँ पर डिस्टर्ब होगा और जिसकी वजह से हमें नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएगी। अंधेरे में अगर दोस्तों आप मोबाइल चला करके देख रहे हैं तो पक्का है दोस्तों कहीं ना कहीं ये ब्लू लाइट जो है वो आपके मेलाटोनिन हार्मोन को नुकसान पहुंचाएगी और ये कहीं ना कहीं इंसोम्निया जो एक बीमारी होती है नींद को लेकर के वहां तक पे भी ये बदल सकती है। तो बहुत कोशिश करें दोस्तों ब्लू लाइट जो है उसको आप कम से कम यूज करें। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कोई चश्मा 0 नंबर वाला जो कि ब्लू लाइट्स को अफेक्ट आपके लिए ज्यादा आपको नुकसानदायक नहीं हो। हालांकि मेरे पास में है पर मैं खुद भी यूज नहीं कर पाता हूं, खैर ये अलग बात हो गई है। तो आप यहां पर इसका जो आंसर है वो ये यूज करें। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास व्हाट इज कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज, ठीक है, लिंक टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को यूज करेंगे मेंटल हेल्थ में क्या आएगा दोस्तों, डिप्रेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों की खुशी देख के खुद परेशान होते हैं, खुद की खुशी का कुछ नहीं पता, वो कहाँ घूमने गया है, वो कौन सी रेस्टोरेंट में गया है, वो किसके साथ घूम रहा है। इस तरीके से दोस्तों जब हम दूसरों की खुशियां ढूंढते हैं खुद रूम में बैठे बैठे, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस होगा, हम अपनी लाइफ को जो है बड़ा बोरिंग फील कर रहे होंगे और धीरे धीरे हम लोग जो है वो डिप्रेशन की तरफ मूव करते जाएंगे। तो डिप्रेशन एक टाइप की बीमारी है। आप पूरी कोशिश करें दोस्तों, जैसे ही आपको लगे कि हाँ मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, किसी भी सिचुएशन किसी भी टेंशन अगर आपको हो, तो दोस्तों आप अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं, नेचर वॉक कर सकते हैं, दोस्तों से बातचीत जरूर कर सकते हैं, फैमिली मेंबर से आप बातचीत कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप योगा कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, जिससे आपको खुशी मिले। दुनिया की टेंशन को साइड में करें और खुद मस्त रहें। इसी तरीके से दोस्तों आप अपने डिप्रेशन को दूर भी कर पाएंगे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 35। What is a preventive measure for health concern related to technology? तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप यहां पर देखेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, मैं काम कर रहा हूं, काम करते करते 1 घंटा हो रहा है, 2 घंटे हो रहे हैं, 3 घंटे हो रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी हेल्थ पे इश्यू तो होगा। तो आप क्या करें, धीरे धीरे गैप लेते रहें। हर आधे घंटे बाद या हर 1 घंटे बाद आप गैप जरूर लें, अपनी आंखों को आराम दे, हाथों को आराम दे, दिमाग को आराम दे। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर आपके पास क्या होगा, टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स। आप रेगुलर ब्रेक लेते रहें दिन में। अगर आपका काम कंप्यूटर स्क्रीन को देखना है, टेक्नोलॉजीज को यूज करना है, तो आप धीरे धीरे उसे थोड़ा थोड़ा आप गैप जरूर लें। ठीक है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी और आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईटी एक्ट 2000 क्यों रेगुलेट हुआ? व्हाट डज द आईटी एक्ट रेगुलेट? ठीक है, आईटी एक्ट क्यों बना दोस्तों भारत के अंदर? तो एक तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, आईटी की फुल फॉर्म, ठीक है, आप जानते ही हैं, और आईटी एक्ट, ठीक है, इंडिया। आईटी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और आईटी एक्ट, ठीक है, ये आपके पास आई, मतलब इसमें कई बार जो है वो आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आईटी एक्ट की, अभी पिछली बार भी जैसे पूछी गई थी। अब ये क्यों बना दोस्तों, तो आपके पास क्या है, ई कॉमर्स जो है उसको लीगल रिकॉग्निशन लाने के लिए इसको बनाया गया था। आपको शायद पता होगा भारत में 1995 में, ठीक है, 1995 में इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। दुनिया में इंटरनेट बना था 1990 में। लगभग 5 साल तो हमको लग गए भारत में इंटरनेट लाने में, और उसके 5 साल बाद हम लोग जो है वो आए ई कॉमर्स को लीगल रिकॉग्निशन लाने के लिए, रिकॉग्नाइज करवाने के लिए। तो भारत के अंदर जो है वो आईटी एक्ट की शुरुआत की गई। हालांकि उसके बाद में और बहुत सारे चेंजेस हुए जो 2008 में होते हैं, ठीक है। तो आपके पास आईटी एक्ट 2008 जो है वो अमेंडमेंट भी आया है। इसी टाइप से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट वेब स्टैंडर्ड? वेब स्टैंडर्ड यानी कि WWW जो स्टैंडर्ड है उसको प्रमोट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है दोस्तों? W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आता है। नेक्स्ट है
विच सॉफ्टवेयर टाइप इज फ्री बट डज नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन। फ्री तो आपको मिल रहा है लेकिन आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर इंटरनेट पे आपको मिलता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में और आप उसको यूज भी कर सकते हैं लेकिन चेंजेस नहीं कर सकते। एक होता है दोस्तों शेयरवेयर। शेयरवेयर का मतलब होता है इंटरनेट से आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। 5-10 दिन का या उससे ज्यादा भी आपको एक ट्रायल मिलता है, आप इसको इतने दिनों के लिए यूज करें, अच्छा लगता है तो उसके बचे हुए फीचर्स आपको मिल जाते हैं, उसके लिए आपको पे भी करना पड़ता है। तो शेयरवेयर का मतलब हो गया ट्रायल बेस्ड है, फ्रीवेयर का मतलब पूरे ही फ्री है लेकिन आप इसमें मॉडिफाई तो नहीं कर सकते। एक होता है दोस्तों आपके पास ओपन सोर्स। ओपन सोर्स जो होता है इसके अंदर हम लोग यहाँ पर चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। ओपन सोर्स होता है, इसके लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास लिखा है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होगा आपके पास, जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा आपको देना पड़ेगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आपके पास प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट को। तो यहां पर क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर टाइप इज फ्री। एक तो फ्री में आपको मिल रहा है और डज नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन, तो ये तो आपके पास हो गया बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसी टाइप से इसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये आपको फ्री मिलता ही नहीं है। ये वाला भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको फ्री मिले और ये भी आपको फ्री नहीं मिलेगा। तो फ्री कौन सा मिल रहा है दोस्तों, फ्रीवेयर ही है जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो बोला है विच सॉफ्टवेयर टाइप इज फ्री, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। इसी टाइप से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, व्हाट इज शेयरवेयर। तो शेयरवेयर क्या हो गया दोस्तों, जो फ्री में इंटरनेट पे आपको मिल रहा है लेकिन आपको ट्रायल बेस्ड मिलता है, फिर उसके बाद आपको उसको पे भी करना पड़ सकता है। तो आंसर क्या हो गया, सॉफ्टवेयर फ्री फॉर ट्रायल। ट्रायल के लिए आपको फ्री में ये मिलता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। उसके बाद है व्हाट इज द गोल ऑफ साइबर लॉ। साइबर लॉ जो आपके पास है उसका मेन गोल क्या है। साइबर लॉ यानी कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो लॉ बनाए गए हैं उसका मेन गोल क्या है आपके पास में, कि आप ऑनलाइन जो यूजर्स होते हैं उनको आप यहां पर प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो प्रमोट हैकिंग बिल्कुल नहीं, अनेबल यहां पर पायरेसी, पायरेसी को अनेबल करना बिल्कुल भी नहीं, बैन इंटरनेट यूजेस को बैन करना बिल्कुल नहीं। तो क्या आंसर आपके पास बन के आएगा, वो है प्रोटेक्ट ऑनलाइन यूजर। इसमें तो ऑप्शंस देख के भी पता चल जाता है, मतलब बिल्कुल सिंपल ही है। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिजिटल प्रॉपर्टीज। डिजिटल प्रॉपर्टीज का मतलब आपके पास यहां पर क्या है कि डिजिटल फॉर्म में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन हो डिजिटल फॉर्म में, चाहे वो आपकी फोटोज हो, आपकी चाहे गूगल फोटोज पे आपने जो डेटा डाल रखा है, आपकी गूगल फॉर्म का डेटा हो सकता है, आपकी ड्राइव का जो भी डेटा है, या फिर दोस्तों आपके फेसबुक का डेटा, आपके इंस्टाग्राम का डेटा, या फिर मैं कह सकता हूं आपके ईमेल में जो डेटा है, ये सारा का सारा डेटा जो है वो आपका है, तो उस पे मालिकाना हक आपका है। तो वो डिजिटल प्रॉपर्टी किसकी है, आपकी है। तो व्हाट आर डिजिटल प्रॉपर्टीज, डिजिटल प्रॉपर्टीज मींस हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है डिजिटल फॉर्म में वो हमारी डिजिटल प्रॉपर्टीज कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ कॉमन थ्रेड टू डिजिटल प्रॉपर्टीज। डिजिटल प्रॉपर्टीज जो है उसके लिए कॉमन थ्रेड हमारे पास क्या है, मेरा डेटा मेरे सर्वर पे पड़ा है या मेरे नेटवर्क पे पड़ा है, कोई व्यक्ति किसी तरीके से कुछ की जनरेट करते हुए मेरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है या उस सिक्योरिटी को क्रैक करके भी उस इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है। जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, चाहे वो आप माइक्रोसॉफ्ट के ले लीजिए, एडोब के ले लीजिए, किसी भी कंपनी के ले लीजिए, उसके लिए उनके पास कीज होती है, बिना की के उस सॉफ्टवेयर को आप नहीं चला सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रैकर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का जो कोडिंग करके हमने बनाया है उसका कुछ क्रैक वर्जन भी अपन को अवेलेबल करवा देते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्रैकर्स होते हैं जो अलग अलग टाइप की कीज को जनरेट करके डिजिटल प्रॉपर्टीज को यहाँ हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक थ्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43, हाउ कैन डिजिटल प्रॉपर्टी राइट बी प्रोटेक्टेड। आप कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एंटी टेम्पर सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी डिजिटल प्रॉपर्टीज है वो हमारी सेफ रहे। तो एंटी टेम्पर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका जो डेटा है, जो भी आपका डिजिटल डेटा है उसको आप इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भी स्टोर करा सकते हैं। अगर किसी तरीके से कोई इस डेटा को चुराएगा भी तो भी उसको ये डेटा समझ में नहीं आ पाएगा।
ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है रैंसमवेयर का एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंसमवेयर? तो रैंसमवेयर एक टाइप का दोस्तों वायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर में जो फाइल्स होती है उनके फॉर्मेट को ही बदल देता है। इनफैक्ट उसका जो एक्सटेंशन है, जैसे कि DOCX है, तो इस एक्सटेंशन को बदल के दूसरा एक्सटेंशन कर देगा, फाइल को दूसरे फॉर्मेट में इनक्रिप्ट करके रख देगा, और दोस्तों इस फाइल को हम कभी भी ओपन करके नहीं देख पाएंगे जब तक कि हम उसको पे नहीं कर देते हैं। तो ये क्या करता है? मालवेयर होता है बेसिकली, जो ब्लॉक करता है हमारे उस फाइल को एक्सेस करने से। तो आंसर है मालवेयर ब्लॉकिंग एक्सेस अंटिल रैंसम इज पेड। रैंसम का मतलब क्या होता है हमारे पास में, जैसे आपने सुना होगा कुछ मूवीज में, हम लोगों ने सुना होगा बचपन में कि कोई किसी को किडनैप करके फिर फिरौती मांगता है, तो वैसे ही रैंसम क्या होता है? रैंसमवेयर बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर है जो हमारी फाइल को एक टाइप से किडनैप कर लेते हैं और उसके बाद उसकी फिरौती मांगते हैं। जब तक आप उसको पैसा नहीं देंगे वो हमारी फाइल को रिलीज नहीं करता। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट? आइडेंटिटी यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको चुराना क्या कहलाएगा दोस्तों? तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक टाइप की फिशिंग, जिसमें क्या होता है, अनऑथोराइज्ड पर्सन है, अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ समवंस पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को अनऑथोराइज्ड तरीके से चुरा लेना, इसको हम फिशिंग भी कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी इंटेंट ऑफ साइबर ट्रोल? साइबर ट्रोल का मेन जो इंटेंशन है वो आखिर क्या होता है, मेन आखिर क्यों होता है? तो उसका होता है आंसर गेनिंग अटेंशन बाय प्रोवोकिंग अदर, दूसरों को प्रोवोक करके खुद का अटेंशन पाना। ठीक है, तो ये इनका काम होता है साइबर ट्रोल्स का। ठीक है, तो हर एक को वो जो है साइबर ट्रोल करते रहते हैं इस तरीके से। तो गेनिंग अटेंशन बाय प्रोवोकिंग अदर्स। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी यूजेज इश्यू कैन लीड टू इंसोम्निया? तो इंसोम्निया एक बीमारी है, ठीक है, जो किसकी वजह से होती है? नींद नहीं आने की वजह से। नींद कब नहीं आएगी? जब दोस्तों आप बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करेंगे, मोबाइल की ब्लू लाइट्स जो होंगी वो जो है एक्सपोजर टू ब्लू लाइट्स, जो कि आपकी आंखों में आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और इसकी वजह से हम यहाँ पर इंसोम्निया के शिकार भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज डिजिटल एडिक्शन अफेक्ट द मोस्ट? तो ये क्या करेगा दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा डिजिटल डिवाइसेस यूज करेंगे, आपको एडिक्शन हो जाएगा, तो आपका मेंटल हेल्थ वो भी जो है वो खराब हो सकता है, अफेक्ट होगा, और साथ में जो आपका फोकस होता है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये आंसर आएगा मेंटल हेल्थ एंड फोकस। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48। इसके बाद आता है 49, जो कहता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द अपाचे लाइसेंस? अपाचे लाइसेंस का जो मेन आपके पास में पर्पस है वो आखिर क्या है? तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों यहां बनेगा आपके पास, अलाउइंग परमिसिव यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आप यहां पर जो है वो उन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको परमिशंस मिल जाती है, आप उनको अच्छे से यूज कर सकते हैं अपाचे लाइसेंस को यूज करते हुए। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में, कॉपी लेफ्ट। ध्यान रखें, एक होता है कॉपीराइट, एक है कॉपी लेफ्ट। कॉपी लेफ्ट लाइसेंस का मतलब आखिर क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है? हर तरीके से आपको फ्रीडम है, आप उस सॉफ्टवेयर को कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, परसिविंग सॉफ्टवेयर फ्रीडम फॉर ऑल यूजर। ठीक है, तो प्रिजर्विंग सॉफ्टवेयर फ्रीडम फॉर ऑल यूजर, हर जो भी यूजर्स हैं उन सभी यूजर को आप फ्रीडम देते हैं कि उनको किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सके। तो कुल मिलाकर के दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे, 50 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप एग्जाम में भी देख सकते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस आपके पास जो है वो 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस है वहां से भी आपके बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं दोस्तों। मैंने आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी बोला था, वीडियोस पसंद आ रहे हैं नहीं जरूर बताएं। इसके साथ साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं पहले आप कौन से चैप्टर्स के और एमसीक्यूज देखना चाहते हैं, और भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों, कुछ भी जो भी आपका मन करे वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देख लेते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।